दोस्तों, आज तक मैंने आपको वीडियोज के माध्यम से जनवरी माह में लगाई जाने वाली जितनी भी तरह के सब्जियों के बारे में बताया है। अधिकतर सब्जियों में होने वाला जो खर्चा होता है उनमें वो काफी कम होता है, यानी कि ज्यादातर सब्जियां आपको ऐसी बताई है जो काफी कम खर्चे में उन सब्जियों को आप लगा सकते हो और काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनमें लगाने का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है और बेकार भी थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी अगर आप इन सब्जियों को इस जनवरी माह में लगाते हैं, आपको आने वाले दिनों में इन सभी सब्जियों से मंडी भाव भी काफी जबरदस्त मिलेंगे, उत्पादन भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगा। इसके चलते ये तीनों सब्जियां आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जाएंगी। तीन सब्जियों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों सब्जियों को लगाने में किसान भाइयों का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जनवरी माह में केवल ओपन फील्ड में आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। वैसे ये सारी सब्जियां गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं, फिर भी आप जनवरी माह में इनकी खेती कर सकते हैं और कल से ही आप इनको लगा सकते हो बिल्कुल ओपन फील्ड में। वो तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि हम कौन कौन सी सब्जियों की खेती करें इस माह में, ताकि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सके, सबसे ज्यादा उत्पादन मिल सके। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों के बारे में तो आपको हर कोई बता देगा, इस समय पे आप ये सब्जी लगा लो, इस समय पे आप ये फसल लगा दो, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इस फसल को लगाने पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, आपको यह कोई नहीं बताएगा कि कम खर्चे में आप महंगी सब्जियों को किस तरह से लगा सकते हैं। एक फसल को लगाने में एक किसान भाई 60 से 70 हजार रुपए तक का खर्चा कर बैठते हैं और कुछ किसान भाई उसी फसल को उसी समय पर केवल 30 से 40 हजार रुपए खर्चा करके उसी फसल को लगा सकते हैं। तो बताइए प्रॉफिट कौन से किसान को ज्यादा मिलेगा? उसी किसान को मिलेगा जिसने खर्चा कम किया है, क्योंकि लगाने से पहले अगर आपका खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट फिर निकालने में काफी समय लग जाता है और मंडी भाव काफी ज्यादा मिलेंगे तभी वो खर्चा ठीक से निकल पाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों के साथ साथ लगाने का वो तरीका भी बताऊंगा किस तरह से आप इन अगेती सब्जियों को इस समय पे लगा के काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस समय पे लगाई जाने वाली फसलों में इस समय लगाने पर सबसे ज्यादा मंडी भाव देने वाली जो फसल है वो है तोरई की खेती। आप इस समय पे कर सकते हैं। इस जनवरी माह में आप कभी भी तोरई की अगेती खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने दिसंबर में तोरई लगा दी है उनको तो देखिए सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे और जिन्होंने नवंबर में लगाई है उनको और भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप जनवरी में भी इसको लगा देते हो, सही समय पे अगर आपने इसको बुआई कर दी जनवरी में भी, तो भी आपको भी इसके मंडी भाव काफी जोरदार मिल जाएंगे। अगर जनवरी में आपकी फसल लग जाती है तो मार्च महीने तक ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। लगभग 50-55 दिन में ये आपको उत्पादन दे देगी। मैक्सिमम 2 महीने लेके चलिए आप। जनवरी माह में लगाने पर 2 महीने में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए जनवरी और फरवरी, मार्च महीने में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और मार्च महीने में तोरई के जो मंडी भाव होते हैं वो काफी जबरदस्त रहते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि नवंबर दिसंबर में लगाए जाने वाले किसान भाइयों को इसके मंडी भाव 100 रुपए तक भी मिल जाते हैं। मिनिमम 60, 70, 80 रुपए तक इसके मंडी भाव शुरुआत में रहते हैं। लेकिन अगर आप जनवरी में इस फसल को लगाते हो तो मिनिमम आप 40-50 रुपए के मंडी भाव लेके चल सकते हो। इतने मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे और उसके बाद भी अप्रैल माह तक इसके मंडी भाव 15-20 रुपए के आसपास चलते रहते हैं। काफी कम मंडियां होती हैं जिनमें काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं इसके मंडी भाव, क्योंकि उस समय पे तोरई की जो मंडियों में डिमांड होती है वो काफी शानदार होती है और आवक इसकी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो आप इस समय पे तोरई की खेती कर सकते हो। एक और सब्जी बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि लगाने का तरीका क्या है। जनवरी माह में आप इनकी खेती बिना क्रॉप कवर के किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अगली जो फसल है वो है तरककड़ी की खेती। आप इस समय पे कर सकते हो। इसमें आपकी बेगार जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। लगाने का खर्चा इसमें भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि काफी कम खर्चे में आप इस फसल को ले सकते हैं और काफी कम समय में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। लगभग 35-40 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। अगर आप इसको फरवरी माह में लगाते हैं तब तो ये लगभग 35 दिन में आपको उत्पादन दे भी देती है। पहली हार्वेस्टिंग लगभग 30-35 दिन में मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसको जनवरी माह में लगाते हैं तो लगभग 45-50 दिन में ये आपको पहली तुड़ाई दे देती है। उसके बाद में ज्यादा लंबे समय तक ये फसल नहीं चलती है। काफी कम समय में काफी तगड़ा उत्पादन देके ये फसल चली जाती है। उसके बाद में जब तक ये फसल आपको उत्पादन देगी काफी शानदार मंडी भाव मिलेंगे। शुरुआत में इसके जो मंडी भाव है वो 40, 50, 60 रुपए तक मिल जाते हैं। उसके बाद में इसके भाव में गिरावट जरूर आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको फरवरी में लगाएंगे
तो हो सकता है कि उतने ज़्यादा आपको मंडी भाव इसके नहीं मिले। लेकिन अगर आप जनवरी माह में इस खेती को कर लेते हैं तो आपको ये फसल भी काफ़ी जोरदार मंडी भाव देके जा सकती है, काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। दोनों ही फसलों में प्लास्टिक मल्च का लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेड बनाएं और दोनों में आपको बेड बनाने हैं 5-5 फीट की दूरी पे। तोरी के लिए आप 6-6 फीट की दूरी रख सकते हैं और तर ककड़ी के लिए आप 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि तोरी की जो लताएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं और इसके जो आपकी तर ककड़ी है इसकी लताएं इतनी ज़्यादा नहीं फैलती है, प्लांट उतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है। इस वजह से आप 5-5 फीट की दूरी पर तर ककड़ी की खेती कर सकते हो और तोरी के लिए 6-6 फीट। प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस दोनों में ही आपको 1-1 फीट का रखना है। लेकिन प्लास्टिक मल्च दोनों में लगाना जरूरी है। 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आप आराम से ले सकते हैं और जिन फसलों के लिए जितने माइक्रोन की प्लास्टिक मैं आपको बताता हूं उतने ही माइक्रोन की प्लास्टिक लेके आप काम करेंगे तो आपका खर्चा भी काफी कम होगा। क्योंकि काफी किसान भाई क्या करते हैं कि इन बेल वर्गीय सब्जियों में 25-30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाते हैं तो खर्चा आपका काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। ये कम अवधि की फसलें हैं, इनमें अगर आप ज्यादा महंगी प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो वो कोई काम नहीं करेगी, उतना ही काम करेगी जितना 20 से 21 माइक्रोन की करती है। क्योंकि 20-21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो भी 4-6 महीने आराम से चल जाती है और ये जो मैं फसल बता रहा हूं ये 6 महीने तक इनमें से कोई भी फसल नहीं चलती है। इसलिए आप 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के इनकी खेती कर सकते हैं। और तर ककड़ी अगर आप इस समय पे लगाएंगे तो काफी अच्छा उत्पादन तो देगी ही, थोड़े से समय में उत्पादन देके ये खत्म होने के बाद में वहां पर आप दूसरी फसल भी ले सकते हो। जैसे अप्रैल माह में भी अगर आपकी तर ककड़ी खत्म होती है तो अप्रैल में उन्हीं बेड में आप जो है दूसरी फसल लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि ये फसल काफी कम अवधि की है, इसलिए आपके खाद उर्वरक जो भी आप डालते हो, गोबर की खाद वगैरह लगाने से पहले जितने भी खाद उर्वरक बुआई से पहले आप तर ककड़ी में डालते हो वही खाद उर्वरकों में आप दूसरी कोई ऐसी फसल ले सकते हो वहां पे जो कम अवधि की हो। कि देखिए लंबी अवधि की फसल लोगे तो वो ठीक से उत्पादन लंबे समय तक नहीं देगी क्योंकि वहां पे आप दूसरी फसल ले रहे हो। लेकिन छोटी अवधि वाली फसल आप वहीं पे लगा सकते हो और फिर से अच्छा उत्पादन उसी जमीन में उसी खर्चे में ले सकते हो। तो तर ककड़ी की बुआई आप यहां पे कर लीजिए, काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। एक फसल दोस्तों और है जिसके बारे में आपको बताना बाकी है, वो भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देगी। लेकिन इन दोनों फसलों में आपको बुआई से पहले 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालनी है। 4 ट्राली से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। 1 एकड़ में 3 या 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद आपकी एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो रासायनिक खाद उर्वरकों में आप जो है 30 से 40 केजी मैक्सिमम आप जो है डीएपी ले लीजिए 1 एकड़ के हिसाब से, और 15 से 20 केजी आप यूरिया खाद ले लीजिए और 15 से 20 केजी आप यहाँ पे म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए। इन सभी खाद उर्वरकों को आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालना है। कम से कम 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं। आखिरी कल्टीवेशन से पहले मिट्टी को एकदम भुरभुरा और जमीन को आपको एकदम समतल बना लेना है। उसके बाद में बेड बना के और उसके बाद में आपको इसकी खेती करनी है। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में वो है आपकी खीरे की खेती। आप इस समय पे कर सकते हो और खीरे की खेती के लिए आपको तोरी और ककड़ी की तरह जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से आप इसकी खेती कर सकते हो, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक भी लगा सकते हो, जनवरी के मध्य तक भी लगा सकते हो और फरवरी में भी लगा सकते हो। तीनों ही समय पर लगाने पर आने वाले दिनों में खीरा आपको अच्छे खासे मंडी भाव देके चला जाएगा, क्योंकि खीरे की अगेती खेती भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर आप इसको थोड़ा सा लेट भी लगाते हैं तब भी ये आपको अच्छे खासे मंडी भाव देके जाएंगे। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसको लेट लगाएंगे तो जब तक आपकी जो खीरे की फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आएगी तब तक शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाएंगे और जो अगेती खीरे की फसल लगा रखी है किसान भाइयों ने उसका उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप अगर इसको लेट भी लगाते हैं तब भी ये फसल आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव देके जा सकती है। 25-30 रुपए के एवरेज मंडी भाव खीरे की फसल के आप लेके चल सकते हो। जिन एरिया में ग्रीन हाउस ज़्यादा नहीं है, यानी कि पॉली हाउस जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप इनकी खेती करें। जिन एरिया में, एक दिन कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हमारे एरिया में 50-60 पॉली हाउस है एक ही छोटे से एरिया में, तो भाई अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो तो आपको खीरा नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पे आप दूसरी फसल लगा लीजिए। लेकिन आपके एरिया में पॉली हाउस कम है तो वहाँ पर आप खीरे की खेती कर लीजिए, काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। मंडी भाव जोरदार इसलिए मिल जाएंगे मतलब ज्यादातर एरिया ऐसे हैं, ज्यादातर मंडियां ऐसी हैं जिन क्षेत्रों में पॉली हाउस काफी कम है, ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी मंडियों में जो खीरा आता है वो बाहर से आता है और जो बाहर से सब्जियां आती हैं जिन एरिया में
उन सब्जियों के मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए होते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्ज उनका काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आपके एरिया में पॉली हाउस नहीं है तो आप इसकी खेती कर लीजिए। मिनिमम 25-30 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल जाएंगे। और अगर जो किसान भाई कमेंट कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एरिया में अगर 50-60 या 100-150 पॉली हाउस है, तब तो भाई आपको इसकी खेती से बचना चाहिए, वरना 15-20 रुपए के मंडी भाव भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इसकी खेती कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है हर एरिया में पॉली हाउस नहीं होते हैं और हर एरिया में खीरे की खेती इतनी ज़्यादा नहीं की जाती है। तो आप जनवरी में लगा लो चाहे फरवरी में लगा दो, काफ़ी जोरदार प्रॉफिट आपको देके जाएगा। इसकी खेती के लिए भी आपको लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको 5 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपको 1 फीट रखना है। खीरे की अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए मैंने 5 दिन पहले ये खीरे का वीडियो डाला था, प्रॉपर वीडियो है, किस तरह से करना है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, चेकआउट कर सकते हैं, उसमें वैरायटियों के बारे में बताया है। तो फाइनली आप इस समय पे खीरे की खेती करके भी काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं उस तरीके के बारे में कि किस तरह से आपको जनवरी में, क्योंकि जनवरी में काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है, पाले वगैरह भी आने वाले दिनों में गिर सकते हैं। और जो सब्जियां यहां पर मैंने आपको बताई हैं, ये सारी सब्जियां गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं, इसलिए जनवरी में इनकी खेती नहीं की जा सकती ओपन फील्ड में। तो आपको किस तरह से इसकी खेती करनी है? तो भाई जो किसान भाई इनकी खेती इस माह में करना चाहे, मतलब जल्दी करना चाहे, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक प्रो ट्रे की। और प्रो ट्रे आपकी होनी चाहिए 49 होल वाली, यानी 49 होल में जो प्रो ट्रे आती है वो लेनी है। एक 98 होल में आती है, काफ़ी छोटे होल होते हैं, वो आपको नहीं लेनी है। सबसे पहली सावधानी तो ये रखनी है, क्योंकि वो जो छोटे होल वाली प्लास्टिक प्रो ट्रे होती है वो मिर्ची टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए होती है। बेल वर्गीय सब्जियों की अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो इसमें बड़े खांचे वाली आपको प्रो ट्रे चाहिएगी, वो प्रो ट्रे आपको लेनी है। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी एक कोकोपीट खाद जो होती है उसकी सीट मंगवा लीजिए आप। दूसरी आपको जरूरत पड़ेगी वर्मी कंपोस्ट खाद की। वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद के रेशियो की बात करें तो जहां पर आप 5 केजी कोकोपीट खाद ले रहे हो वहां पर आप 15 से 20 केजी वर्मी कंपोस्ट खाद ले सकते हो। इतना ये रेशियो आपको रखना है, यानी कि एक हिस्सा आपको कोकोपीट का लेना है और 3 हिस्से आपको वर्मी कंपोस्ट खाद के लेने हैं। इस तरह से रेशियो तैयार करके अच्छी तरह से मिश्रण तो दोनों का तैयार कर लीजिए और उसके बाद में आप प्रो ट्रे में इनकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। और उसके बाद में प्रो ट्रे को आप कोई ऐसे स्थान पर रखें जहां पर उत्तर से आने वाली हवाएं कम से कम लग रही हो और दक्षिण से धूप उनको बराबर लग रही हो, ऐसी जगह पे आपको रखना है। रात को उनको कवर कर देना है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि जब तक उनका जर्मिनेशन नहीं होता है तब तक सारी प्रो ट्रे को ऊपर नीचे रख दीजिए और सारी प्रो ट्रे को रखने के बाद में जूट की बोरियों से उनको कवर कर दीजिए, एकदम पैक कर दीजिए। लेकिन नमी प्रॉपर चेक कर लीजिए, धूप में रख रहे हैं तो नमी जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ऊपर से जो कोकोपीट खाद वगैरह है, आपकी जो वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह है, वो ऊपर से सूख जाती है। ज़्यादा टेम्परेचर में अगर आप उसको रख देते हैं तो वो उसके बाद में जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की जगह पे आपको रखना है और उसके बाद में जैसे ही जर्मिनेशन होना उनका शुरू होता है चेक करते रहिए। उसके बाद में सभी प्रो ट्रे को आपको फैला देना है और उसके बाद में समय समय पर हल्की फव्वारों से सिंचाई करते रहें। जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं उस समय आप उनको प्लांटेशन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक और काफ़ी नया तरीका है। इस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हो जितनी भी आपकी बेल वर्गीय सब्जियां। लेकिन सावधानी आपको इतनी रखनी है, प्लांटेशन के समय आपकी जो मिट्टी है, जड़ों के जो मिट्टी लगी हुई है वो बिल्कुल भी, जो खाद और कोकोपीट लगी हुई है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें दरारें नहीं गिरनी चाहिए, जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सावधानी पूर्वक आपको उनका प्लांटेशन करना है, क्योंकि मिर्ची और टमाटर का जो हम प्लांटेशन करते हैं उनमें तो मिट्टी को अगर ऐसे झड़का के भी हम प्लांटेशन कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बेल वर्गीय जो सब्जियां होती है उनकी डायरेक्ट सीड शोविंग होती है, नर्सरी उनकी नहीं की जाती है। फिर भी हम एक नई तकनीक से जल्दी उत्पादन लेने के लिए इनकी नर्सरी तैयार करते हैं, तो इनकी जड़ें अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो प्लांट वहीं पे खराब हो जाते हैं या काफी वीक रह जाते हैं और वीक ही रहते हैं बाद में वो। तो ये आपको सावधानी रखनी है, जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ में कोकोपीट खाद मिलानी काफी ज्यादा जरूरी है। कोकोपीट खाद अगर साथ में आप मिला देंगे तो वो जड़ें आपकी डिस्टर्ब नहीं होंगी। काफी अच्छे तरीके से आप इनकी नर्सरी तैयार करके काफी अगेती सब्जियां आप ले सकते हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूं ये सारी सब्जियां आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।